नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों, तो जब आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जिसमें आप लोग रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके साथ में बाकी सारे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपका जो मेन जो केमिस्ट्री शुरू होती है, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां से शुरू होती है, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सबसे पहली चीज, मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को आगे बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि कोई भी रिएक्शन जो होती है बच्चों, वो मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शंस, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सिंगल स्टेप में पूरी होती हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो मोर देन वन स्टेप लेती हैं। मोर देन वन स्टेप, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं बच्चों जो एक स्टेप से ज्यादा में पूरी होती हैं। तो अगर एक स्टेप से ज्यादा में हो रही है, जैसे मान लीजिए अगर A प्लस बी पहले रिएक्ट करके बना रहा है C और C प्लस डी बाद में बना रहा है प्रोडक्ट, तो अगर मैं ये आपके सामने लिख दूं, ये एक तरीके की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शंस का एग्जांपल हुआ बच्चों, जैसे HCl और NaOH को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो यहां पे तुरंत ये बना लेगा NaCl प्लस वाटर। तो इस टाइप की जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं, वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं। इतनी फास्ट होती हैं, एक स्टेप में पूरी हो जाती है। लेकिन जो जितनी भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं बच्चों, उसमें से ज्यादातर ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में पूरी नहीं होती हैं। तो मान लीजिए A प्लस बी मिलके बनाया पहले C और फिर C प्लस डी मिलके बना रहा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है ये, और ये जो C, ये जो पहले स्टेप में या फिर इंटरमीडिएट किसी भी स्टेज में बन रहा है, इन स्पीसीज को बोलते हैं बच्चों हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर दोज species which are formed in between the complex reactions। ये जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं बच्चों, वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में नहीं बनते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट सीधा क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। बीच की कोई भी स्टेज यहां पे नहीं बनती है, ठीक है। तो आर दोज स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड generally they are product of रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक बहुत ऐसी चीज मैंने यहां पे लिख दी है बच्चों कि इस पे ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, उन रिएक्शन का वो स्टेप जो सबसे स्लो होता है, जो उसकी काइनेटिक्स जो है वो सबसे स्लो होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए आप कहीं किसी घोड़े गाड़ी से जा रहे हैं और उस घोड़े गाड़ी में 3 घोड़ा लगा हुआ है, तो बच्चों अगर मान लीजिए 2 घोड़े तेज चल रहे हैं और एक घोड़ा स्लो चल रहा है, तो जो कार्ट की स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी उस स्लो घोड़े की स्पीड से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो बाकी दोनों घोड़े उसको घसीट ले जाएंगे, तो उन घोड़ों को भी उस स्लो वाले घोड़े के साथ आराम से चलना होगा। तो इसी तरीके से जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो होता है आपका कार्ट, जिसमें घोड़ा और गाड़ी दोनों बंधी हुई है, और जो घोड़े चल रहे हैं वो होता है उस रिएक्शन का स्टेप्स, और जो स्लो वाला घोड़ा होता है जिसकी वजह से पूरे कार्ट की स्पीड डिपेंड करती है, उस स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए
मैं रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो प्रोडक्ट बनता है, अगर हम उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दें, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में प्रोडक्ट है अगर हम उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फास्ट हो जाता है बच्चों, तो वो सीधा सीधा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक और पॉइंट यहां पे लिखेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट, द स्टेबिलिटी ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स can affect the overall speed of reaction। जैसे मान लो बच्चों, जैसे यही रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, पहले A प्लस बी मिलके बना रहा है C जो कि है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर मान लो ये C जो है बच्चों वो स्टेबल बन रहा है, तो वो क्या होगा, ये जो स्लो वाला प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, और जब ये स्लो वाला फास्ट हो जाएगा तो ये तो पहले से फास्ट था, तो रिएक्शन की जो ओवरऑल स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अभी आपको कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट मिले हैं। दीज आर द स्पीसीज व्हिच आर फॉर्म इन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड जनरली दे आर प्रोडक्ट ऑफ आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसका प्रोडक्ट होता है आपका इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने अलग अलग टाइप के बच्चों इंटरमीडिएट्स हैं, मैं उन इंटरमीडिएट्स के बारे में पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, उसमें टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज आपको जो देखने को मिलेगी इंटरमीडिएट्स में, वो देखने की मिलेगी कार्बोकैटायंस। ऐसी कार्बन की स्पेसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उनको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। अगली स्पेसीज जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी बच्चों कार्ब एनायन। अगली स्पेसीज जो आपको देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों वो मिलेगी कार्बन फ्री रेडिकल। अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपको देखने को मिलेगा बच्चों वो मिलेगा कार्बीन। अगला आपको देखने को मिलेगा नाइट्रीन। और ये लास्ट जो हम लोग अपने इस नीट के सिलेबस में कवर करेंगे बच्चों, ये जो हमारा कोर्स है इसमें जो जिन जिन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे उसमें जो सबसे लास्ट है वो है बेंजाइन। मैं आपको बता देता हूं, कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बेनायन जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, कार्बन फ्री रेडिकल वो स्पेसीज जिनमें कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और कार्बीन जो होता है बच्चों ये आप लोगों का एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो आरटी यानी कि रीमन टिमन रिएक्शन में बनता है। ये है नाइट्रीन, ये नाइट्रोजन का एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों जो कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में बनता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में ये बेंजाइन का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस केस में हमको ये बेंजाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है। और केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो मैं इसमें आप लोगों को ये चीज देखनी होती है, कई क्वेश्चन इस तरह के हमारे नीट के पेपर में आते हैं जिसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्लो। तो उस केस में हम अब जाएंगे देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो जो फैक्टर इन कार्बोकैटायन की स्थिरता को बढ़ाएंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन पेपर को भी अफेक्ट करेंगे, और हमारे क्वेश्चन पेपर को अफेक्ट करेंगे तो हमारे और आपके सिलेक्शन को भी अफेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आज की हम लोग क्लास में पढ़ेंगे अपने इस फ्री क्लास में वो है कार्बोकैटायन।
बच्चों आराम से आप लोगों को एक एक टॉपिक देखना है, आपको यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट आप लोगों को होगा वो सारे हम लोग यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कार्बो कैटायन। चलिए मैं अब यहाँ पे कार्बोकैटायन के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। कार्बोकैटायन जो होता है बच्चों, उसमें एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक चार्ज। सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताऊंगा इसके बारे में, पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग कैलकुलेट करो कि इस कार्बन के बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल पाए जा रहे हैं। तो बच्चों 3 बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 और 5 6 टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल होते हैं, किसमें? कार्बो कैटायन में। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और वो भी 3 इसके खुद के हैं और 3 बॉन्ड बनाया है जिसके साथ ये कार्बोकैटायन, उसके इलेक्ट्रॉन है, तो अच्छा बताओ इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वो स्पेसीज, वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है? तो आप लोग चुटकियों में मुझे जवाब दोगे कि सर 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है। तो अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी। और प्यारे बच्चों, सब बच्चे जानते हैं कि वह ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का हिंदी में अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखो बच्चों, इसका जो, अब अगली बात मैं बताता हूं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 और इसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये कार्बन अपने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, ये sp2 के साथ, ये sp2 के साथ, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्यारे बच्चों वो पाया जाता है आपका p ऑर्बिटल में। तो जैसे मान लीजिए बीच में सेंट्रल एटम कार्बन, ये 3 हो गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाया, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाया, ये किसी के पास साथ बॉन्ड बनाया, और इसी के 90 डिग्री पे होता है इसका p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण में नहीं गया होता है, और इसी p ऑर्बिटल में पाया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दर्शाता है इस चीज को कि पहले यहां एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था किसी जमाने में, आज वो इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसके वैलेंस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अच्छा बच्चों, इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है। अरे भाई साहब, अभी मैंने बोला कि इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है। तो अगर मान लीजिए ये कार्बोकैटायन xy प्लेन में है तो इसका pz ऑर्बिटल जो होगा वो खाली होगा। तो बच्चों, अगर एक ऑर्बिटल खाली होता है तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेती हैं और उनके पास ऑर्बिटल खाली होता है। तो आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, आप लोग तुरंत बोलोगे सर ऐसी चीजों को बोलते हैं लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर भी एक्सेप्ट करती हैं, उनके पास ऑर्बिटल जो होगा वो खाली होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लुईस एसिड हो गया, sp2 संकरण हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, और 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इसके हो गए। और पांचवी बात करते हैं बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे कोई भी तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो तुम लोग जब ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी पेयर, यहां पे भी पेयर, यहां पे भी पेयर, और ये ऑर्बिटल पूरा खाली। तो कहोगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर, तो मैं यहां पे तुरंत लिख दूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल, सॉरी ये जो स्पेसीज है, ये जो है वो डायमैग्नेटिक स्पेसीज है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो बच्चों, ये आपको बेसिक आउटलाइन समझ में आ गया कार्बोकैटायन का।
अब चलिए इसको ऑपरेशन करते हैं इसका, कि कार्बोकैटायन क्या होता है ये तो मैंने बता दिया आपको। सर अब आगे बताओ कि कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी अगर घटेगी बढ़ेगी तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा बढ़ेगा, आपने बोला। और अगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे हमारे नीट के एग्जाम में, और वो नीट का एग्जाम हमारा सिलेक्शन कराएगा। सर तो आगे बढ़िए। तो सर अब आगे बढ़ते हुए बताएंगे प्यारे बच्चों आपको कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। उसमें अब हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, चलो इसमें सबसे पहला फैक्टर होगा बच्चों रेजोनेंस, दूसरा फैक्टर होगा हाइपर कंजुगेशन, और तीसरा फैक्टर होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो रेजोनेंस कब? जब मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। मोर द स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी। और इंडक्टिव में कोई स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप होगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब देखो क्या होता है, क्यों ऐसा है, क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव, जो कार्बोकैटायन मतलब क्या, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे धनात्मक चार्ज, ठीक है। अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि उस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। और अगर किसी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना प्यारे बच्चों, तो वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर कोई ऐसा ग्रुप आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है वो तुरंत उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। और अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो उसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को कम करना होगा, और किसी के पॉजिटिव चार्ज को कम करने का एक ही तरीका आप सोच सकते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन दो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको इलेक्ट्रॉन दें, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज जो पहले एक एटम पे था उसको बांट दें 3 एटम्स के बीच में, और यही चीज हमको रेजोनेंस में देखने को मिलती है। पहले वो चार्ज एक कार्बन पे था, प्रेशर पूरा एक कार्बन पे था, लेकिन अब वो फैल गया 3 कार्बन के ऊपर, तो अब उस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग अपने अगला जो सीरीज होगा, अगला जो इसका वीडियो होगा, उसमें हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे रेजोनेंस इफेक्ट करता है, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट करता है, और कैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। और आज की हमारी इस वीडियो जो होगी, हमारी ये शॉर्ट वीडियो जो है, इसका आखिरी टॉपिक हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। वो टॉपिक है फेट ऑफ अ कार्बोकैटायन। ये ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद ही कोई टीचर आपको पढ़ाता हो। अगला हेडिंग आप लोग अपने नोटबुक में डालिए, फेट ऑफ अ कार्बोकैटायन। इसका मतलब समझ रहे हो प्यारे बच्चों क्या है? फेट ऑफ अ कार्बोकैटायन का मतलब है कि अगर कोई कार्बोकैटायन बनता है, अगर कोई कार्बोकैटायन बनता है प्यारे बच्चों, तो उस कार्बोकैटायन का भविष्य क्या होता है। जैसे किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो घर वाले उसका भविष्य उसी टाइम डिसाइड कर देते हैं कि बनेगा तो डॉक्टर बनेगा या आईआईटी में इंजीनियर बनेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ही जब कार्बोकैटायन का निर्माण होता है तो उसके माता पिता यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो खुद उसका माता पिता है वो डिसाइड कर देता है कि इसका भविष्य क्या क्या हो सकता है। तो कार्बोकैटायन के 4 भविष्य मेनली होते हैं बच्चों। सबसे पहला
भविष्य होता है रिएक्ट विथ अ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्ट विथ अ न्यूक्लियोफाइल पहला भविष्य है। जैसे कोई कार्बोकैटायन बना तो उसका एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भविष्य में कि अगर कार्बोकैटायन बनते ही उस रिएक्शन मीडियम में कोई नाभिकीय स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल मौजूद है तो वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन के साथ रिएक्ट करके कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर देगा। और ये बहुत ही स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। पहले इसके ऊपर चार्ज था, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा फेट होता है बच्चों कि रिमूव अल्फा हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्कीन। ये दूसरा फेट है। जैसे मान लो कोई कार्बोकैटायन है बच्चों, ठीक है, और इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कोई कार्बोकैटायन का एक इसका रास्ता ये हो सकता है कि वो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या अगर मान लो नहीं ऐसी कोई स्थिति है तो वो क्या कर सकता है, अपने अल्फा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकाल दे और उस दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से एल्कीन बना दे। तो जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां से H+ के फॉर्म में यह हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव मिलकर क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो दूसरा फेट किसी कार्बोकैटायन का यह होता है कि अपने अल्फा पोजीशन से H+ निकाल दे और एल्कीन का निर्माण कर ले। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है बच्चों, उसमें यही चीज आपको देखने को मिलती है। तो शायद आपको ये चीजें याद करनी पड़ती होंगी, पर नीट शास्त्र के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अगला फेट होता है कार्बोकैटायन का प्यारे बच्चों कि एड with a alkene to form another carbocation. To form another carbocation. अगला भविष्य ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई एल्कीन है बच्चों, वहां पे एक कार्बोकैटायन गया, अब ये क्या करेगा, अब ये डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ बनता हुआ यहाँ पे दिखता है। तो एक कार्बोकैटायन था, वो एक एल्कीन में जाके जुड़ा और एक न्यू कार्बोकैटायन का वहां से क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। तो पहला फेट हुआ कार्बोकैटायन की, या तो वो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाए, या तो अपने अल्फा पोजीशन से H+ को निकाल के एल्कीन का निर्माण कर ले, या तो किसी डबल बॉन्ड में ऐड होके एक दूसरा कार्बोकैटायन जनरेट कर दे, या चौथा भविष्य होता है कि रीअरेंजमेंट कर ले। अब ये सारी चीजें देखिए ये क्यों कर रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन किया तो न्यूट्रल हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला तो न्यूट्रल हो गया, और यहां पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एल्कीन पे ऐड हुआ, अपने ऊपर का चार्ज खत्म कर दिया। तो जो भविष्य होता है ना बच्चों, वो स्टेबिलिटी को देख, अच्छा किसी के माँ बाप इसको पैदा होते ये तो नहीं बोलते कि मेरा बेटा डाकू बनेगा। क्यों नहीं ऐसा करते हैं, क्योंकि डाकू बनने के बाद आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी लाइफ में। तो हमेशा फ्यूचर या फेट ऐसा डिसाइड किया जाता है जिसमें उसकी स्टेबिलिटी हो और इसमें कार्बोकैटायन भली भांति माहिर है। और चौथा हम लोग देखते हैं रीअरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो बच्चों कुछ ये कंडीशन है, एक कार्बोकैटायन है, ये अभी प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो यहां पे क्या होता है बच्चों, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, H निकल के यहां जाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है टर्शरी कार्बन पे। ठीक है, तो पहले अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 1 थी, अब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ये स्टेबल हो जाता है। तो कार्बोकैटायन के 4 फेट हो सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करे, अपने अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाले, किसी एल्कीन के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा कार्बोकैटायन जनरेट करे, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन करे, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करे कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो अब
वो नया फॉर्म हो। अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं निकाल रहा है, तो क्या करेगा? सबसे पहला काम है रीअरेंजमेंट कर लेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की बेसिक आउटलाइन पढ़ ली। हम लोग अपने अगली क्लास में जब मिलेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा कि वो रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन जो फैक्टर्स हैं वो इसकी स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों अगर आज आपको आपका आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे वो 11th में हो चाहे पास आउट हो, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा सक्सेस बनाएं। धन्यवाद।